साकेत ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं संतोष कुमार मिश्रा, प्रवक्ता इतिहास विभाग में आज आपको पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे और पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम पाल राजवंश के बारे में बताएंगे। बच्चों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को देखिए। बच्चों, आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको पाल वंश के बारे में बताएंगे और पाल वंश का जो उदय हुआ, पाल वंश का उदय बंगाल में हुआ। बंगाल में मत्स्य न्याय व्याप्त था। जब बंगाल में मत्स्य न्याय व्याप्त था तो बंगाल के बड़े वृद्ध लोगों ने गोपाल नामक व्यक्ति को राजा बनाया। गोपाल नामक व्यक्ति को राजा बनाया तो गोपाल नामक व्यक्ति ने जो है वो पाल वंश का संस्थापक है। उसने बहुत अच्छे ढंग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद जब 770 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई तो उसका पुत्र धर्मपाल जो है पाल वंश की गद्दी पर बैठा। धर्मपाल पाल वंश का अत्यंत ही शक्तिशाली राजा है। धर्मपाल ने 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल जिस समय पाल वंश की गद्दी पर बैठा उस समय उत्तर भारत में कन्नौज को लेकर त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए 3 शक्तियां जो कि पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट थीं, वह कन्नौज को प्राप्त करने के लिए लालायित थीं और कन्नौज के लिए संघर्ष चल रहा था। तो धर्मपाल भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया और धर्मपाल ने कन्नौज पे जो इंद्रायुध था, इंद्रायुध को हटाया और अपने प्रतिनिधि चक्रायुध को वहां पे राजा बनाया। जब चक्रायुध को राजा बना दिया, अपने साम्राज्य का विस्तार उसने किया। उसी समय प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज और प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने धर्मपाल को गंगा यमुना के दोआब में पराजित कर दिया। जब धर्मपाल को गंगा यमुना के दोआब में पराजित कर दिया, उसके बाद हुआ क्या? दक्षिण भारत को जो राजा है, दक्षिण भारत का राजा जिसने त्रिकोणात्मक संघर्ष में कभी हार ना मानी, दक्षिण भारत के राजा त्रिकोणात्मक संघर्ष में कभी पराजित नहीं हुए, उन्होंने वत्सराज के ऊपर आक्रमण किया और वत्सराज को पराजित किया। और वत्सराज को पराजित करने के बाद वह दक्षिण भारत वापस चला गया। जब दक्षिण भारत वापस चला गया तब धर्मपाल ने क्या किया कि देखा कि प्रतिहार वंश के शासक अपनी सैनिक सफलता को अर्जित करने में असफल हो रहे हैं। तब धर्मपाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार का सुनहरा अवसर मिल गया उसको और खालिमपुर लेख से पता चलता है कि उसने कान्यकुब्ज के सम्राट के रूप में अपने को अभिव्यक्त किया और बताया कि भोज, मत्स्य, मद्र, कुक, यद्र, यवन, अवंती और गांधार के राजाओं को उसने पराजित कर दिया। भागलपुर अभिलेख में यह भी कहा गया है कि उसने इंद्रराज को भी पराजित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था उसी समय
प्रतिहार वंश का जो शासक वत्सराज है, वत्सराज की मृत्यु हुई और वत्सराज के बाद प्रतिहार वंश में नागभट्ट नाम का राजा आया। नागभट्ट नाम का राजा आया तो नागभट्ट ने भी धर्मपाल के ऊपर आक्रमण किया। जब नागभट्ट ने धर्मपाल के ऊपर आक्रमण किया तब नागभट्ट ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया और इस पराजय का जो उल्लेख प्राप्त होता है, इस पराजय के उल्लेख संजन ताम्रपत्र बड़ौदा अभिलेख से प्राप्त होता है। बड़ौदा अभिलेख में कहा गया है कि बंग का राजा धर्मपाल अपने हाथियों, घोड़ों और रथों के साथ काले घने बादल की तरह युद्ध के लिए आ डटा, किंतु त्रिलोकों को प्रसन्न करने वाला नागभट्ट उगते हुए सूर्य की तरह अंधकार को काटने में सफल हुआ। इससे पूरी तरह उल्लेख प्राप्त होता है कि नागभट्ट ने धर्मपाल को पराजित कर दिया। प्रतिहार बाउक के जोधपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि यह जो लड़ाई हुई थी, यह लड़ाई मुंगेर में हुई थी। जोधपुर के शासक कक, उत्तरी भारत के चालुक्य सामंत बाउक धवल और गुहिल वंशी शंकरगढ़ ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। बच्चों, बताते हैं कि इसके बाद धर्मपाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। धर्मपाल एक महान विजेता था। प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के पराजित होने के बाद भी वह अपने साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वह वास्तव में एक साम्राज्य निर्माता था जो जानता था कि कब युद्ध किया जाए और कब आत्मसमर्पण किया जाए। उसने राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट से युद्ध किया। हालांकि वह पराजित हुआ, फिर भी उसने युद्ध किया। भागलपुर अभिलेख में कहा गया है कि वह ऐसे राजाओं का आश्रय था जो अपने विनाश की आशंका से उससे रक्षा की याचना करते थे। पाल राजाओं में धर्मपाल पहला राजा है जिसने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि को धारण किया। वह बौद्ध धर्मावलंबी था। अभिलेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी खालिमपुर अभिलेख में बताया गया है कि वह ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी श्रद्धा थी। उसकी श्रद्धा ब्राह्मण धर्म के प्रति होने का कारण था उसकी राष्ट्रकूट वंशीय पत्नी रणदेवी, जिसके प्रभाव में आकर वह ब्राह्मण धर्म की तरफ आकृष्ट हुआ। उसने नारायण के मंदिर के लिए 4 गांव दान दिए थे। मुंगेर के अभिलेख से पता चलता है कि वह वर्ण व्यवस्था का पोषक था। वह अनेक ही कार्यों को किया। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। उस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का महान केंद्र था, जिसके लिए उसने अनेक गांव दान में दिए थे। धर्मपाल ने बारेंद्रपुर में सोमपुरी पर एक विख्यात विहार की स्थापना की थी। कुछ वर्ष पूर्व उसके अवशेष राजशाही जिला के पहाड़पुर से खोद कर निकाले गए हैं। धर्मपाल ने महान बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण प्रदान किया था। इस प्रकार बच्चों, धर्मपाल ने 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक शासन किया। आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक पे बच्चों हम आपको परमार वंश के बारे में बताते हैं। परमार वंश जो कि
उत्तर भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राजवंश है, जिस राजवंश में विग्रहराज चतुर्थ मुंज जैसे महान राजा हुए और उसके बाद परमार भोज हुए। भोज की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। इस वंश के संस्थापक जो थे वह उपेंद्र को इस वंश का संस्थापक माना जाता है और इस वंश के शक्तिशाली शासक जो थे वह परमार भोज को माना जाता है। परमार भोज ने 1010 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक परमार नरेश भोज ने शासन किया। यह मुंज के छोटे भाई सिंधु राज का पुत्र था। परमार भोज की उपलब्धियां अनेक ग्रंथों में गाई जाती हैं। उदयपुर प्रशस्ति में भोज की विजयों का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार कर्णाट, लाखपति, गुर्जर नरेश, तुरुस्क, चेदी नरेश इंद्रनथ, तोगल भीम को जीत लिया। उसकी पारंपरिक सेनाओं के बाहुबल का क्या कहना। वह महत्वाकांक्षा में अद्वितीय था। उसने सबसे पहले चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया और चालुक्य राज्य पर आक्रमण करने पर चालुक्य राजा के विरुद्ध उसने सफलता प्राप्त की। बच्चों, जब चालुक्य नरेश के विरुद्ध उसने सफलता प्राप्त की, जिसका उल्लेख उदयपुर प्रशस्ति और कलवन अभिलेख में प्राप्त होता है। इसके बाद वह आगे बढ़ा। ये जो परमार नरेश भोज है, भोज आगे बढ़ा और उसने इंद्ररथ पर विजय प्राप्त की। उदयपुर प्रशस्ति उसकी उपलब्धियों का ज्ञान कराता है। इससे ज्ञात होता है कि भोज ने सोमवंशी शासक इंद्ररथ पर निर्णायक विजय प्राप्त की। उसकी राजधानी उड़ीसा के संभल जिले के महानदी के किनारे आदिनगर में थी और इंद्ररथ ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। परमार नरेश भोज और आगे बढ़ा और उसने तुरुस्क विजय की। तोगल और तुरुस्कों की गणना है। तोगल नामक भारतीय नरेश उसने विजय प्राप्त की। इसके बाद उसने कलचुरी नरेश गांगेयदेव जो कलचुरियों का महत्वपूर्ण शासक है, गांगेयदेव पर आक्रमण किया और उसने गांगेयदेव को पराजित किया। परमार नरेश भोज आगे बढ़ता जा रहा है। परमार नरेश भोज ने चंदेलों के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन चंदेलों के ऊपर वह विजय ना प्राप्त कर सका, क्योंकि एक कलचुर अभिलेख से प्राप्त होता है कि कलचुरी नरेश गांगेयदेव और परमार नरेश भोज चंदेल नरेश विद्याधर की उसी प्रकार से उपासना करते थे जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु की उपासना करता है। इसके बाद विद्याधर की मृत्यु के बाद परमार नरेश भोज ने चंदेलों के ऊपर आक्रमण किया और चंदेलों पर विजय प्राप्त किया। उसने सपादलक्ष के चाहमानों के ऊपर विजय प्राप्त किया। उदयपुर प्रशस्ति से उल्लेख प्राप्त होता है कि भोज जब इन तमाम लोगों के ऊपर, तमाम राजवंशों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका, तब भोज के विरुद्ध एक संघ बनाया गया और भोज के विरुद्ध जो संघ बना उसमें कलचुरी वंश के शासक लक्ष्मीकर्ण, चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर, इन लोगों ने मिलकर एक संघ बनाया और इन लोगों ने भोज के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब संघ ने भोज के ऊपर आक्रमण किया, उस समय तक भोज वृद्ध हो चुका था और जब भोज वृद्ध हो चुका था तब भोज इन लोगों के आक्रमण का मुकाबला न कर सका और रणक्षेत्र में ही भोज जो है मारा गया।
भोज की रणक्षेत्र में ही मृत्यु हो गई। भोज अत्यंत पराक्रमी महान विजेता शासक था। इस भोज को पराजित करने में लक्ष्मीकर्ण का महत्वपूर्ण हाथ था और लक्ष्मीकर्ण ने धारा नगरी को खूब अच्छी तरह लूटा। भोज ने 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। भोज की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो अत्यंत महान हैं। भोज ने अनेक महान ग्रंथों की रचना की। भोज ने वास्तुशास्त्र में सम्रांगण सूत्रधार युक्त कल्पतरु की रचना की और वह साहित्यकारों को संरक्षण भी प्रदान करता था। उसके दरबार में देवेश्वर, विनायक, शंकर अनेक विद्वान रहते थे। धनपाल ने तिलक मंजरी की रचना की है, उसके बारे में बताया है। भोज ने सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृतिक व्याकरण, पतंजलि योग शास्त्र, तत्व प्रकाश, भुजबल निबंध, राजमृकांग आदि ग्रंथों की रचना की है। भोज के शासनकाल में प्रजा कभी दुखी नहीं थी। प्रजा ने आनंद और उत्सव में जीवन व्यतीत किया। उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि जिस समय भोज की मृत्यु हुई, कवि ने कहा कि धारा नगरी निराधार हो गई, सरस्वती आश्रयहीन हो गई और जितने पंडित थे सब इधर उधर बिखर गए। बताया अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। तो भोज महान की प्रशंसा इससे अधिक क्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे हम अगला टॉपिक चाहमान वंश। चाहमान वंश में आपको चाहमान वंश के संस्थापक वासुदेव थे और चाहमान वंश का जो सर्वशक्तिशाली शासक था वह पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है और पृथ्वीराज तृतीय ने 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक शासन किया। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की जब मृत्यु हुई तब पृथ्वीराज अल्प आयु का था। पृथ्वीराज की कम उम्र थी, जिसके चलते उसकी माता कर्पूरी देवी ने कार्य को संभाला। कर्पूरी देवी की सहायता उसके मंत्री कदम्बदास ने की। हालांकि कदम्बदास ने अनेक विजयों को किया। अनेक विजयों को करने के बाद कदम्बदास के मन में कोई अभिमान नहीं। कदम्बदास अपनी सारी विजयों का श्रेय जो है वह अपने स्वामी को देता है। जिस समय पृथ्वीराज गद्दी पर बैठा उस समय बिग्राराज चतुर्थ पृथ्वीराज चौहान का चाचा था। उसके पुत्र नागार्जुन ने अजमेर में विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्यों कर दिया? क्योंकि वह अपने आप को अजमेर का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था कि मैं अजमेर का वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ। लेकिन पृथ्वीराज ने उसके ऊपर आक्रमण किया। उसके ऊपर जब आक्रमण किया तो नागार्जुन जो है अपने सैनिकों के साथ भागा। नागार्जुन के साथ उसकी माता और उसकी पत्नी दोनों थी। नागार्जुन पराजित हुआ, नागार्जुन पकड़ा गया और नागार्जुन के सैनिकों का सर काट के अजमेर के फाटक पर लटका दिया गया। अजमेर के फाटक पर इसलिए लटका दिया गया क्योंकि दूसरे लोग कभी भी अजमेर की तरफ आक्रमण करने की हिम्मत ना कर सके। पृथ्वीराज रासो जिस चंद्रवरदायी ने लिखा, पृथ्वीराज रासो में वर्णन है कि उनके जो पृथ्वीराज चौहान की चाची थी और नागार्जुन की पत्नी, उनके साथ पृथ्वीराज ने अच्छा व्यवहार किया। उसके बाद
पृथ्वीराज ने आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उसने सबसे पहले भादानक विजय किया। चाहमान राज्य के उत्तर में भादानकों का राज्य था। उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन वह एक शक्तिशाली राज्य था। डॉक्टर दशरथ शरण शर्मा ने लिखा है, भादानकों का राज हरियाणा राज्य के हिसार जिला में था। बिग्राराज चतुर्थ ने इस पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद जब बिग्राराज चतुर्थ की मृत्यु हुई तब वह राज्य स्वतंत्र हो गया और पृथ्वीराज ने उस पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद पृथ्वीराज ने चंदेल राज्य पर आक्रमण किया। बताते हैं, चंदेल राज्य पर विद्याधर चंदेल के पौत्र परमर्दी का राज्य था और परमर्दी और पृथ्वीराज के बीच जो युद्ध का कारण था, युद्ध का कारण यह था कि पृथ्वीराज के कुछ सैनिक चंदेल साम्राज्य की सीमा पर चले गए। जब चंदेल साम्राज्य की सीमा में चले गए तो चंदेल साम्राज्य के सिपाहियों ने पृथ्वीराज के सिपाहियों की हत्या कर दी। यह बात जब पृथ्वीराज को पता चली तो पृथ्वीराज ने चंदेल वंश के राजा परमर्दी पर आक्रमण किया और परमर्दी को पराजित कर दिया। और इस लड़ाई में बनाफर वंश के दो वीर आल्हा उदल ने परमर्दी का साथ दिया, तब भी परमर्दी पराजित हुआ। उसी समय गौर वंश का शासक मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और जब भारत पर आक्रमण किया 1178 ईस्वी में उसने गुजरात नरेश भीम पर आक्रमण किया। जब गुजरात नरेश भीम पर आक्रमण किया तो वहाँ जो भीम था वो अल्पायु का था और उसकी माता नैनिका देवी संरक्षक के रूप में राज्य कर रही थी। भीम ने पृथ्वीराज से सहायता मांगी, लेकिन पृथ्वीराज ने भीम की सहायता नहीं की। हालांकि भीम ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया और मोहम्मद गोरी अपने स्वदेश गौर वापस चला गया। इसके बाद 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने फिर भारत पर आक्रमण किया और जब भारत पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को तराइन के युद्ध में पराजित कर दिया और तराइन के युद्ध में जब पराजित कर दिया तो पृथ्वीराज चौहान ने यही भूल की कि उसकी भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया और उसको जीवित जाने दिया। उसके बाद पृथ्वीराज ने जो गाहड़वाल वंश था, गाहड़वाल वंश का जो राजा जयचंद्र था, उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण किया। अपहरण का कारण था कि गाहड़वाल वंश और चाहमान वंश दोनों में शत्रुता थी। जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, उसमें संयोगिता का स्वयंवर किया, लेकिन सबको आमंत्रित किया, पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर लिया और दोनों में शत्रुता और बढ़ गई। बताते हैं कि जयचंद्र जो है वह मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था युद्ध के लिए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जयचंद्र ने आमंत्रित किया था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर दोबारा आक्रमण किया और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, जिसमें कि दिल्ली का राजा गोविंद राज भी मारा गया। बताते हैं कि पृथ्वीराज की हत्या मोहम्मद गोरी नहीं करना चाहता था। फरिश्ता बताता है, हसन निजामी बताता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को अफगानिस्तान ले गया। कुछ दिन बाद उसको पता चला कि पृथ्वीराज षड्यंत्र कर रहा है, जिसके चलते मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की हत्या कर दी। पृथ्वीराज चाहमान वंश का अद्वितीय वीर था। उसके दरबार में पृथ्वीराज रासों के रचयिता
चंद बरदाई रहते थे। जयानकृत आलाखंड के रचयिता जगनिक और पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई उसके बाद हिंदू साम्राज्य अवनति की ओर जाने लगा। बच्चों, आज के लिए इतना। कल अगले टॉपिक में आपको बताया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तब आप ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।